नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 1 इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। कविता का नाम है फूल और कांटा। कविता लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा, जिसमें कवि ने जिंदगी की एक सच्चाई बताई है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु भले ही एक वातावरण में जन्म लें, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे कांटा है और फूल है, दोनों एक ही वातावरण में पलते हैं, उनका पालन पोषण भी एक सा होता है, लेकिन कांटा चुभता है और फूल सुगंध देता है, सुंदरता देता है ना। तो आइए इस कविता की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। अब कवि फूल और कांटे के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं बच्चों को कि भले ही आप उच्च कुल में जन्म ले लो, पर आप बड़े नहीं गिने जाओगे, बल्कि आप अपने गुणों से, अपने कर्मों से बड़े गिने जाओगे। तो कवि कहते हैं है जन्म लेते जगह में एक ही, कि फूल और कांटा दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता। और एक ही पौधा होता है जिसमें फूल और कांटे एक साथ साथ होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि एक ही जगह पर एक ही पौधा कांटे और फूल को पालता है, यानी कि दोनों को जीवन देता है। ठीक है, एक ही डाली पे होते हैं फूल और कांटा, दोनों का जन्म, एक ही पौधे पर दोनों रहते हैं। फिर क्या होता है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। एक ही पौधे पर दोनों फूल और कांटा रहते हैं, फिर भी चांद उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता और अपनी चांदनी समान रूप से उन दोनों पर फैलाता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, कहते बादल, एक ही मेघ दोनों पर समान रूप से बरसात करता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही और एक सी हवाएं उनको छूती हैं, पर सदा ही ये दिखाता है हमें क्या ढंग उनके एक से होते नहीं, पर दोनों के काम एक से नहीं होते, यानी कि इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, फाड़ छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर बसना, वर बसना नहीं है, वर बसन है ये। ठीक है, वर होता है वर बसन। ओके, तो छेद कर, कवि कहते हैं कि जो कांटा है वो क्या करता है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कि लोगों की उंगलियों को छेद देता है ना। फिर फाड़ देता है किसी का वर वसन, उनके वस्त्रों को, जो कांटा होता है वो लोगों के वस्त्रों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, और तितलियों के पैर को कतर देता है, तितलियों के पैरों को क्या करता है, परों को कतर देता है ये, है ना। भोर का है भेद देता शाम तन, और भंवरों की जो श्यामल शरीर है, सावला शरीर है, उसको भी भेद देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह अधर्मी व्यक्ति क्या करता है, धार्मिक लोगों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों के सुखों को वो देखना नहीं चाहता। बस भंवर, ये जो कांटा है वो भी यही करता है, लोगों की उंगलियों को क्या करता है, छेद देता है। ठीक है, अब भावार्थ समझ लेते हैं। फूल, अब इन पंक्तियों में कवि ने यही समझाया है, जितना हमने पढ़ा है, कि फूल जो है वो सुंदरता का, प्रेम का प्रतीक है। भले ही दोनों एक ही पौधे पे होते हैं, जबकि कांटा दर्द देता है, कष्ट देता है। ठीक है, तो जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का होना जरूरी है, लेकिन अपने कर्मों से हमें उसकी पहचान करनी चाहिए। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। कवि कहते हैं कि फूल हमेशा तितलियों को अपनी गोद में जगह देता है ना, और भंवरों को अपना रस पिलाता है, अनोखा रस पिलाता है। निज सुगंधों और निराले रंग से, निज होता है अपनी, अपनी सुगंध को निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला, जी की खिला। अपनी सुगंध को वो चारों तरफ बिखेर कर लोगों को क्या देता है, खुशी प्रदान करता है ना। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, कली होता है मन खुश करना किसी का, तो अपनी सुगंध से वो क्या करता है, चारों तरफ अपनी सुगंध बिखेरता है, लोगों को खुशियां देता है। यानी कि जिस तरह धार्मिक व्यक्ति लोगों की खुशियों का ख्याल रखता है, उनको कोई कष्ट नहीं होने देता, वैसे ही फूल करता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। तो फूल और कांटे में कांटा तो सबकी आंख में खटकता है, वही दूसरी ओर फूल होता है जो देवता के शीश पर चढ़ाया जाता है, उसका स्थान देवता के शीश पर होता
दूसरा है सोता सूर्य शीश पर, सूर्य होता देवता, देवता के सिर पर उसका स्थान होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह धार्मिक और अधर्मी व्यक्ति होता है, अधर्मी व्यक्ति सबकी आंखों में खटकता है तो कांटा भी सबकी आंखों में खटकता है। अधर्मी व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होता है, हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो कांटा भी यही करता है। दूसरी तरफ जो धार्मिक व्यक्ति है जिन्हें सिर आंखों पर चढ़ाया जाता है वो फूल होता है ना। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में बड़प्पन की कसर, केवल अच्छे कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, यहाँ ये समझाया गया है। अगर व्यक्ति के अंदर बच्चों अच्छे गुण नहीं है तो सिर्फ अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता। महान किससे बनता है? आपके कर्मों से, आपके गुणों से। ठीक है, तो फूल और कांटे भले ही एक पौधे पे पलते हैं, भले ही एक जगह जन्म लेते हैं, भले ही प्रकृति दोनों पे समान कृपा करती है, लेकिन दोनों के गुणों में, दोनों के स्वभाव में अंतर है। तो इनके जो व्यवहारिक गुणों में अंतर है, भले ही भरण पोषण एक अवस्था में होता है, उसके कारण इनमें भेदभाव होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी कविता की व्याख्या। आई होप आपको फूल और कांटा कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कवि का परिचय दिया हुआ है, इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पाठ से में मेरी समझ से पहला प्रश्न क्या है? मेरी समझ से में पहला प्रश्न दिया गया है, कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने बनाना है स्टार। पहला प्रश्न, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? पहला ऑप्शन, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा कि कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया, मतलब उनमें समानता है और विभिन्नताएं भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में फूल और कांटे में समानताएं भी हैं और विभिन्नताएं भी हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? तो पहला है कि फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। अब समानताएं भी हैं और डिफरेंसेस यानी कि विभिन्नताएं भी हैं। दूसरा है ऑप्शन, फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। ऐसा तो नहीं होता, फूल और कांटे एक ही पौधे पे उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। बिल्कुल सही है। तो तीन ऑप्शन सही बैठ रही हैं, पहली, तीसरी और चौथी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं और सब लोग अपने अपने अनुसार सही उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपके सामने बच्चों, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष है जो उपयुक्त है, मतलब क्या रिजल्ट निकला? पहला है, व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। नो, अगर व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। अब व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा तो प्रसिद्धि भी मिलेगी, ये भी सही है। लेकिन वैसे कविता के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? मतलब बड़प्पन क्या है? धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है, ये बड़प्पन है। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढकती है। नो, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों के बारे में बताता है, स्वभाव के और कर्मों से पहचाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। बड़प्पन जो होता है वो व्यक्ति के गुणों से पहचाना जाता है, स्वभाव से, कर्मों से। तो तीसरा ऑप्शन सही बैठेगा। फिर है कि कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का आधार है। नहीं। ख ऑप्शन है, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से ज्यादा उत्तर चुने हो। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करो और आपने ये उत्तर क्यों चुने उसका उत्तर दीजिए। तो बेटा जी, अब हमने क्यों उत्तर चुने? क्योंकि कविता की पंक्तियां उनके भाव से मेल खा रही थी, इसलिए हमने ये वाले ऑप्शन चुन लिए। अब कविता में कांटे के बारे में क्या सत्य है, आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं? तो इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा कि कविता में फूल और कांटे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं जो आपने ये वाले उत्तर चुने। तो कविता में बेटा कांटे को नकारात्मक, नेगेटिव रूप में दिखाया गया है, जो उंगलियों को छेदता है, कपड़े फाड़ देता है। तो कांटा कठिनाइयों का प्रतीक है, दुखों का प्रतीक है, संकटों का प्रतीक है, जबकि फूल वो सुख देता है, खुशी देता है, सुंदरता दिखाता है। तो ये कविता बताती है ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे
कर्म जो होते हैं वो हमें संसार में प्रसिद्धि दिलाते हैं। ठीक है, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो पंक्तियों पर चर्चा। कवि कहते हैं कि फूल और कांटे के पालन पोषण दोनों में समानता है, लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर है। ये आपको मैंने ख का उत्तर दे दिया बच्चों, जो कांटे के बारे में या फूल के बारे में आप ये उत्तर क्यों चुन रहे थे उसका उत्तर। ठीक है, आगे पंक्तियों पर चर्चा के भी उत्तर मिलेंगे। फूल और कांटे दोनों का पालन पोषण एक जैसा होता है, दोनों के स्वभाव में फिर भी अंतर होता है। प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इसलिए बादल, फूल और कांटा दोनों पर एक सा बरसता है, हवाएं एक समान दोनों पे बहती हैं, पर दोनों के व्यवहार फिर भी एक से नहीं होते। फूल अपनी कोमलता बांटता है, सुगंध बांटता है, खुशियां बांटता है, सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कांटा हमेशा तकलीफ देता है, इसलिए नकारात्मकता का प्रतीक है। अगली लाइन का भी आपको यहां दे दिया है कि कवि कहते हैं कि भले ही आप कितने बड़े घर से क्यों ना हो, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है, अगर आपका कार्य सही नहीं है, तो आप अपने कुल की बढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते, आप अपने कुल को आगे नहीं ले जा सकते। इंसान किससे बढ़ता है? अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, ना कि अपने कुल से। तो मिलकर करें मिलान। अब ये प्रश्न जो है आपको मिलेगा पार्ट 2 में, यहीं पर इसको उत्तर दिखा के मैं फिनिश कर देती हूं। आपका उत्तर क्या है वो मैं आपको एक बार सुना देती हूं। जैसे मिलकर करें मिलान में आपका प्रश्न क्या बैठा था, मैच द कॉलम है ना, मैच द कॉलम में आपका प्रश्न है कि इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभाव के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया। दूसरे शब्द में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों से मिलकर चर्चा करनी है कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं, वो ऑप्शन आपको दी हुई है। ठीक है, जैसे फूल किसका प्रतीक माना गया? दया का, अच्छाई का, सुख का, सुंदरता, कोमलता, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम और परोपकार। और कांटा स्वार्थ, बुराई, दुख, कठोरता, पीड़ा, इन सब का। बाकी सोच विचार के लिए इन प्रश्नों के साथ मिलेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए ध्यान से। मिलकर करें मिलान के प्रश्न ये थे, जिसका उत्तर मैंने अभी आपको दिखाया है। तो फूल के लिए हम क्या क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, यहां पर आप मेरे साथ सर्कल कर लीजिए। तो फूल के लिए मैच करेंगे हम फूल के साथ दया, दया को फूल के साथ मैच कर दीजिए, अच्छाई को कर दीजिए, है ना, अच्छाई भी फूल के साथ हो गई, सुख भी फूल के साथ हो गया, सुख। ठीक है, सुंदरता भी हो गई फूल के साथ, कोमलता भी हो गई, फूल कोमल होता है, आनंद भी हो गया, प्रेम भी हो गया, परोपकार भी हो गया, प्रसन्नता भी हो सकती है बच्चों, है ना, फूल खुशी देता है। बस बाकी सब जो बचे वो कांटे के लिए हो गए, जैसे पीड़ा हो गई, कठोरता हो गई, दुख हो गया, स्वार्थ हो गया, बुराई हो गई, वो सब किस में जाएंगे? कांटे के साथ। सोच विचार के साथ मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको आपकी अगली वीडियो पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय।